आज हम आपको बेटा हिंदी व्याकरण में सबसे पहले शब्दों में सूक्ष्म अंतर के बारे में बतलाएंगे। ध्यान दें बेटा, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। देखिए बेटा, सबसे पहले हम आपको इसकी परिभाषा बतलाते हैं आपके लिए शब्दों में सूक्ष्म अंतर की। प्यारे बच्चों, कुछ शब्दों का उच्चारण लगभग एक समान होता है बेटा, एक जैसा ही होता है, लेकिन उनके अर्थों में भारी अंतर होता है। इन शब्दों को समानो उच्चारित शब्द भी कहते हैं बेटा। इसके अंतर को समझ लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्या होता है, शब्दों का उच्चारण तो लगभग एक जैसा होता है, लेकिन उसके अर्थ में अंतर होता है। इसलिए ऐसे शब्दों को बहुत ही नज़दीकी से, बहुत ही पास से समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेटा क्या होता है, अगर जरा सी भी भूल हो जाए तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब देखिए, मैंने ये कुछ शब्द लिख भी दिए हैं बेटा, मैं आपको इनके बारे में बतला रहा हूँ। अब समझिए, देखिए मैंने लिखा है सबसे पहले अनल और अनिल। अब देखिए बेटा, एक जैसे लग रहे हैं, पढ़ने में भी एक जैसे आ रहे हैं, अनल और अनिल, लेकिन प्यारे बच्चों इनका अर्थ अलग अलग है। देखिए बेटा, अनल मानी होता है अग्नि। देखिए मैं आपको लिख के बतला रहा हूं। और अनल मानी होता है बेटा वायु। इसको मैं ब्रैकेट में बंद करता हूं। अनल मानी लिख दिया बेटा मैंने अग्नि, और अनिल मानी लिख दिया बेटा मैंने वायु। अब देखिए इसका क्या मतलब होगा, अनिल। अब हम इसको वाक्य प्रयोग करें, क्या होगा, अग्नि के प्रकोप से, मान लो अग्नि के प्रकोप से सारा गांव भस्म हो गया। हम लिख भी सकते हैं, अनल भी लिख सकते हैं और अग्नि भी लिख सकते हैं, यानी कि अनल के प्रकोप से ये मैंने लिख दिया बेटा कि अनल के प्रकोप से सारा गांव भस्म हो गया। अब बेटा दूसरा मैंने लिखा था अनिल। अनिल मानी होता है वायु, यानी कि अनिल के झोंकों से, अनिल के झोंकों से वृक्ष झूम उठे, लिख सकते हैं हम अनिल। वायु भी लिख सकते हैं बेटा, यानी कि अनिल के झोंकों से, ये मैं लिख रहा हूं यहां पर, अनिल के झोंकों से वृक्ष झूम उठे। ये देखिए बेटा, मैंने आपका अनल और अनिल का सूक्ष्म अंतर मैंने स्पष्ट कर दिया बेटा। यहाँ पर अनल मानी होता है अग्नि, अनल के प्रकोप से सारा गांव भस्म हो गया। अनिल मानी होता है बेटा वायु, यानी कि अनिल के झोंकों से वृक्ष झूम उठे। अब दूसरा आता है बेटा उपकार और अपकार। अब देखिए सूक्ष्म अंतर है, पढ़ने में भी सूक्ष्म अंतर आ रहा है, उपकार और अपकार। अब देखिए बेटा, उपकार मानी क्या होता है और अपकार मानी क्या होता है। अब देखिए बेटा, उपकार मानी होता है भलाई। देखिए मैं लिख रहा हूं, और अपकार मानी होता है बेटा बुराई। इसको भी हम ब्रैकेट में बंद करते हैं। अब हम इसके लिए भी बेटा वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बतला दूं, असज्जन अपकाररत रहता है। जो असज्जन होता है वो अपकाररत रहता है, यानी कि वो बुराई में ही लिप्त रहता है, और उपकार जो सज्जन होते हैं वो अपकाररत रहते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं बेटा, वो भलाई में लिप्त रहते हैं। मैं लिख के बता रहा हूं आपके लिए, सज्जन दोबारा से लिखता हूं,
रहता है। अपकार मानी बुराई, असज्जन और अब तीसरा देखिए बेटा मैंने लिखा है अवधि और अवधि, यानी कि अवधि और अवधि। अवधि मानी होता है बेटा समय, और अवधि कहते हैं बेटा अवधि भाषा को। इसको ब्रैकेट बंद करते हैं। समय, अवधि मानी समय। अब देखिए बेटा इसको भी हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, राम के एक मिनट बेटा, देखिए अवधि मानी समय और अवधि मानी भाषा। अब देखिए बेटा इसको हम क्या लिखेंगे, राम वनवास की अवधि दोबारा लिखता हूं। देखिए ये मैंने वाक्य प्रयोग कर दिया, राम वनवास की अवधि 14 वर्ष थी। अब दूसरा है बेटा अवधि, अवधि भाषा, यानी कि रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया है। इसको हम वाक्य प्रयोग कर देंगे, रामचरितमानस देखिए बेटा इसका भी हमने वाक्य प्रयोग कर दिया, रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया है। अब देखिए चौथा पॉइंट लिखा है मैंने बेटा कपट और कपाट, यानी कि देखिए बेटा कपट मानी क्या होता है, कपट मानी होता है बेटा छंद। इसे ब्रैकेट बंद करते हैं। और कपाट मानी होता है बेटा किवाड़, इसे ब्रैकेट बंद करते हैं। अब देखिए कपट मानी मैंने बतलाया था आपको छल, और कपाट मानी बेटा देखिए मैंने आपको बतलाया था किवाड़। अब कपट मानी छल, इसका मतलब होगा छल कपट को हृदय से दूर रखना चाहिए। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, छल कपट को दूर रखना चाहिए। देखिए बेटा हमने इसको वाक्य प्रयोग कर दिया। अब कपाट माने होता है किवाड़, हमारे उसको अगर हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा कि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कब खुलेंगे। मान लो हम इसको प्रयोग कर देंगे, बद्रीनाथ, सही से लिखता हूं बेटा, मंदिर के कपाट कब खुलेंगे। देखिए बेटा इसके अलावा शब्दों में सूक्ष्म अंतर और बहुत से आते हैं बेटा। देखिए मैं आपको बतला सकता हूं, जैसे कुल और कूल। तो कुल किसे कहते हैं बेटा, कुल कहते हैं बेटा वंश के लिए, और कूल कहते हैं बेटा किनारे के लिए। तो कुल यानी कि वंश, मान लो महात्मा गांधी का जन्म वैश्य परिवार में हुआ था, और कूल, कूल कहते हैं बेटा किनारे के लिए है, उस साधु का घर उस नदी के किनारे है। तो इस प्रकार बेटा हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए बेटा मैंने आपको शब्दों में सूक्ष्म अंतर बतलाया।
अब इसके बाद देखिए मैं आपको दोबारा दूसरी बात बतलाता हूँ व्याकरण में। देखिए बेटा अनेकार्थी शब्द। ठीक प्यारे बच्चों, अब मैं आपके लिए बेटा देखिए अनेकार्थी शब्द के बारे में बता रहा हूँ। मैंने कुछ अनेकार्थी शब्द बेटा यहाँ पर लिख के दिए। तो देखिए बेटा शब्द समझने से पहले आप अनेकार्थी शब्द की परिभाषा समझ लीजिए। देखिए बेटा मैं आपको एक बात बता दूँ, अनेकार्थी शब्द को हम नानार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले बेटा हम आपको अनेकार्थी शब्द की परिभाषा बतला रहे हैं। भाषा में बेटा बहुत से शब्द, समझिए आप कि भाषा में बहुत से शब्द कई कई अर्थों का बोध कराते हैं, हमें कई कई अर्थों का ज्ञान कराते हैं। अब चूंकि विषय के अनुसार भिन्न भिन्न स्थलों पर इनके अलग अलग अर्थ भी प्रतीत होते हैं बेटा। विषय के अनुसार भाषा को समझने व समझाने में इस प्रकार के शब्दों का देखिए मैं आपको बतला दूं बेटा बहुत अधिक उपयोग होता है और वो हमारे लिए बहुत उपयोगी भी होती है। और मैंने बताया था कि इन शब्दों को अनेकार्थक या नानार्थक शब्द भी कहते हैं। तो देखिए बेटा मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे भी हैं, अब मैं आपको इसका मतलब बता दूँ। देखिए बेटा सबसे पहले हमने आपको लिखा है अंबर। तो देखिए अंबर बेटा आकाश को कहते हैं, मैं लिख के बतला रहा हूँ आपको। और अंबर बेटा बादल को भी कहते हैं। और देखिए मैं आपको बतला दूं अंबर वस्त्र को भी कहते हैं बेटा। तो हम ये भी लिख भी सकते हैं यहाँ पर वस्त्र। ये हो गया बेटा। अब दूसरा लिखा है मैंने कनक। तो देखिए सभी जानते हैं बेटा बहुत आसान है, कनक सोने के लिए कहते हैं, सोना। कनक धतूरा को कहते हैं। और एक बात बेटा मैं आपको और बता दूं, कनक गेहूं के लिए भी कहते हैं बेटा। तो हम लिख भी सकते हैं गेहूं। ये हो गया बेटा। अब तीसरा बेटा मैंने लिखा है गुरु। देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है मैंने, गुरु। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा गुरु शिक्षक के लिए कहते हैं, लिख के बतला रहा हूं। दूसरा बेटा गुरु कहते हैं दीक्षा देने वाला। दूसरा दीक्षा देने वाला। और देखिए बेटा गुरु बड़े के लिए भी कहते हैं, यानी गुरु बड़ा, हम ये भी लिख सकते हैं गुरु बड़ा को भी कहते हैं बेटा। अब तीसरा आता है बेटा कपि। सभी जानते हैं कपि किससे कहते हैं, कपि कहते हैं बेटा चंचल के लिए। और कपि कहते हैं बेटा बंदर के लिए। और देखिए पांचवा लिखा है मैंने बेटा जनक। तो जनक किससे कहते हैं, जनक कहते हैं बेटा पिता के लिए। तो देखिए एक शब्द के अनेकार्थ शब्द आ रहे हैं बेटा। और बेटा जनक कहते हैं राजा जनक के लिए, राजा जनक को कहते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं जनक किसे कहते हैं, जनक कहते हैं उत्पन्न करने वाला। तीसरा इसका जो अनेकार्थी शब्द है वो है उत्पन्न करने वाला। अब देखिए बेटा आ रहा है आपका वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं बेटा, वर्ण कहते हैं सबसे पहले रंग के लिए। और वर्ण कहते हैं बेटा समाज के चार वर्ण। मैं आपको लिख के बतला रहा हूं। अब आप बेटा समझ ही गए होंगे समाज के चार वर्ण, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हमारे समाज के चार वर्ण होते हैं। और देखिए बेटा सातवां लिखा है मैंने हरि। तो ये हरि, हरि किसे कहते हैं, हरि कहते हैं बेटा विष्णु के लिए। हरि कहते हैं बेटा राम के लिए। हरि कहते हैं बेटा कृष्ण के लिए। और मैं आपको देखिए बतला दूं, हरि कहते हैं बेटा कामदेव के लिए। हरि कहते हैं बेटा चंद्रमा के लिए, यानी कि ये अनेकार्थी शब्द है। इसके अलावा बेटा और भी बहुत से अनेकार्थी शब्द है, जैसे घन किसे कहते हैं, बादल के लिए कहते हैं,
हथौड़ा के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार और भी बहुत से अनेकार्थी शब्द है बेटा। देखिए ये मैंने आपके लिए बतलाए। अब देखिए बेटा हम आपको बतला रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले बेटा हम आपको इसकी परिभाषा ही बतलाएंगे, तभी आप जान पाएंगे बेटा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बतला दूं, भाषा में प्यारे बच्चों कुछ ऐसे सारगर्भित शब्द होते हैं जो एक पूरे भाव को व्यक्त करते हैं। भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं बेटा सारगर्भित, जो एक पूरे भाव को ही व्यक्त करते हैं, एक पूरे भाव को ही प्रकट करते हैं। एक ही शब्द एक वाक्य अथवा एक वाक्यांश का काम करता है। एक ही शब्द, जैसे मैंने ये वाक्यांश यहाँ पर लिख दिया है, इसके लिए एक ही शब्द काम करेगा बेटा, भी हम आपको बतलाएंगे। देखिए भाषा को समझने के लिए इस प्रकार के शब्दों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है बेटा। यानी कि अब देखिए हम आपको बतला रहे हैं बेटा, मैं फिर बतला दूं कि हमारी भाषा में कुछ ऐसे सारगर्भित शब्द आए हैं, होते हैं सारगर्भित शब्द जो कि एक पूरे भाव को ही व्यक्त करते हैं। और क्या होता है, एक ही शब्द पूरे वाक्य अथवा पूरे वाक्यांश के लिए वाक्यांश का काम करता है। तो देखिए बेटा मैंने यहाँ पर कुछ वाक्यांश लिख भी दिए हैं। अब उनके लिए मैं आपको एक शब्द बतलाने जा रहा हूँ बेटा। वो जैसे मैंने लिख दिया है कि जो पढ़ना लिखना जानता हो। तो उसके लिए अब या तो हम ये बोलें कि जो पढ़ना लिखना जानता हो। तो देखिए इसके लिए हम एक शब्द में किस प्रकार व्यक्त करेंगे बेटा, जो पढ़ना लिखना जानता हो, यानी कि लिख के बतला रहा हूँ बेटा आपको, साक्षर। जो पढ़ना लिखना जानता हो कौन हो गया बेटा, वो इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, साक्षर हो गया। अब जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे क्या कहेंगे बेटा, उसे कहेंगे बेटा नास्तिक। अब देखिए बेटा, जो ईश्वर में विश्वास, इसे ब्रैकेट में बंद करते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे कहेंगे बेटा नास्तिक। अब देखिए बेटा तीसरा वाक्य है, स्त्री जिसका पति मर गया हो। फिर समझिए, स्त्री जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहेंगे बेटा, विधवा। जो अब देखिए चौथा वाक्य है बेटा, जो सब कुछ जानता हो उसे कहेंगे बेटा सर्वज्ञ। समझ में आ रहा है बेटा। अब देखिए बेटा इसका पांचवा वाक्य है, जो पहले नहीं पढ़ा हो उसे क्या कहेंगे बेटा, उसे कहेंगे बेटा अपठित। वर्ष में एक बार होने वाला क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वार्षिक। इसे कहेंगे वार्षिक। अब देखिए बेटा सातवां इसका वाक्य है, सदा सत्य बोलने वाला, इसे कहेंगे सत्यवादी। ये देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैंने आपको हिंदी व्याकरण में सिद्ध करके बतलाया। इसके आगे अब हम आपको बेटा वाक्यों में त्रुटि मार्जन यानी कि अशुद्धियों के बारे में बतला रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा देखिए मैंने वाक्य तो लिख ही दिए हैं, लेकिन हम सबसे पहले इसकी परिभाषा बतलाएंगे आपके लिए। तो देखिए वाक्य क्या होता है, वाक्य विभिन्न शब्दों को मिलाकर विभिन्न शब्दों को मिलाकर बनाई गई एक पूर्ण इकाई होता है। वाक्य क्या होता है कि विभिन्न शब्दों को मिलाकर बनाई गई
एक पूर्ण इकाई होता है। इसमें दो प्रकार के शब्दों का हमेशा प्रयोग होता है। इनमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया आदि ऐसे शब्द हैं जिनमें वाक्य के अनुसार काल, लिंग और वचन को ध्यान में रखकर परिवर्तन किया जाता है। प्यारे बच्चों, वाक्य भाषा की सबसे छोटी वह इकाई है जिसके माध्यम से वक्ता, लेखक अपने भावों और विचारों को अनेक शब्दों और विरामादि चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करता है। इसके दो रूप मैंने बतलाए थे बेटा, अशुद्ध और शुद्ध। हमने यहाँ पर कुछ वाक्य लिख भी दिए हैं। अब मान लो हमने पहला वाक्य लिखा है, मुझे भारी दुख हुआ। क्या ये हमारा अशुद्ध वाक्य है या शुद्ध वाक्य है? हाँ, ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। मुझे भारी दुख हुआ। देखिए बेटा, इसका शुद्ध होगा, लिख के बतला रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। यानी कि ये अशुद्ध हो गए, त्रुटि मार्जित हो गई। ये लिख देता हूं, और ये हो गए शुद्ध वाक्य। तो मुझे भारी दुख हुआ, इसका शुद्ध क्या होगा? मुझे बहुत दुख हुआ। अब देखिए, इसका दूसरा वाक्य है, रामचरितमानस तुलसी ने लिखा है। तो अब मैंने लिख दिया ऊपर अशुद्ध, तो इसका मतलब है ये भी बेटा अशुद्ध वाक्य हो गया। तो इसे क्या हम शुद्ध में लिखेंगे? रामचरितमानस तुलसी ने लिखा है। क्योंकि रामचरित क्या है बेटा? एक ग्रंथ है जिसको तुलसी ने लिखा है। अब तीसरा है, उसका भाई कल को आएगा। क्या ये शुद्ध है? ये भाषा सही है? अशुद्ध है ये। देखिए मैं बताता हूँ, उसका भाई कल आएगा। अब देखिए चौथा अशुद्ध वाक्य लिखा है, मैंने आज ही नगर को जाना है। क्या ये शुद्ध है? अशुद्ध है। इसका होगा मुझे आज ही नगर को जाना है। अब इसका पांचवा वाक्य है, मोहन ने सोहन को कहा था। इसका मतलब ये भी अशुद्ध हो गया। शुद्ध होगा, मोहन ने सोहन से कहा था। मोहन ने सोहन से कहा था। इसके अलावा भी बहुत से वाक्य आते हैं। जैसे मान लो वाक्य आ गया, अनेकों व्यक्तियों ने रोटी खाई। अनेकों व्यक्तियों ने रोटी खाई। तो क्या ये शुद्ध है या अशुद्ध है? पुनः समझेंगे, अनेकों व्यक्तियों ने रोटी खाई, ये अशुद्ध वाक्य है। अनेकों व्यक्तियों ने नहीं, अनेक व्यक्तियों ने रोटी खाई, ये शुद्ध हो गया। अब इसी का मान लो मैं आपको और ही बतला सकता हूँ, राम कमर कसा बैठा है। कोई भी कार्य करने के लिए मान लो राम कमर कसा बैठा है। क्या ये शुद्ध है? अशुद्ध है। राम कमर कसे बैठा है, ये शुद्ध होगा। तो ये था वाक्यों में त्रुटि मार्जन जो मैंने आपको समझाया। अब हम आपको मुहावरों का अर्थ व उनका प्रयोग बतलाएंगे।
तो देखिए, सबसे पहले हम आपको मुहावरों की परिभाषा बतलाते हैं। मुहावरा क्या है? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा, पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत। हिंदी भाषा में ये शाब्दिक अर्थ भिन्न भिन्न अर्थ में रूढ़ हो गया है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा को प्रभावशाली, मनमोहक तथा प्रवाहमयी बनाने में सहायता मिलती है। मुहावरों का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग से नहीं। ये थी इसकी परिभाषा। अब मैं आपको बतलाता हूँ मुहावरों का अर्थ व उनका प्रयोग। तो देखिए, इसको मिटाकर मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे हमने लिख दिया मुहावरा अकल का दुश्मन होना। ये है आपका मुहावरा। हमें क्या करना है? मुहावरे का अर्थ भी ज्ञात करना है और उसका प्रयोग भी करना है। तो देखिए, हम कैसे करेंगे। हम आपको एक बात और बतलाते हैं कि मुहावरा जो है ये वाक्य खंड होता है। मुहावरे वाक्य के बीच में ही प्रयोग किए जाते हैं, अतः वाक्य का मुहावरे जो है वो एक अंग भी बन जाते हैं। तो देखिए, अकल का दुश्मन होना, अब इसका अर्थ क्या होगा लिख के बतलाता हूं। महामूर्ख होना। इसको ब्रैकेटें बंद कर देते हैं। हमने लिख दिया अकल का दुश्मन होना यानी कि महामूर्ख होना। अब देखिए, हम इसको वाक्य प्रयोग करके बतलाते हैं। यार, दोबारा लिखता हूँ बताकर। तुम तो वास्तव में अकल के दुश्मन हो। देखिए, मुहावरा था अकल का दुश्मन होना यानी कि महामूर्ख होना। वाक्य प्रयोग कर दिया हमने, यार तुम तो वास्तव में अकल के दुश्मन हो। तो ये हुआ। अब देखिए, मैं आपको इसका बतलाता हूँ दूसरा। अंधे की लकड़ी होना। अब देखिए, हम इसका अर्थ, अंधे की लकड़ी होना यानी कि गरीबों का सहारा होना। देखिए, इसका मैंने अर्थ लिख दिया गरीबों का सहारा होना। अब हम इसको वाक्य प्रयोग करेंगे। क्या लिख देंगे? इस बुढ़ापे में तुम ही मुझ अंधे की लकड़ी हो। ये लिख दिया मैंने। अब इसको देखिए, अंधे की लकड़ी होना हम ये भी लिख सकते हैं एकमात्र सहारा यानी कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के एकमात्र सहारा थे। हम इसका दूसरा रूप भी दे सकते हैं और हमने यहाँ पर ये अंधे की लकड़ी होना ये भी लिख दिया, गरीबों का सहारा होना, इस बुढ़ापे में तुम ही मुझ अंधे की लकड़ी हो। अब देखिए, मैं आपको अपना उल्लू सीधा करना अगला लिखता हूँ। मैं दोबारा लिखता हूँ।
अपना उल्लू सीधा करना। अब देखिए इसका अर्थ होगा अपना मतलब निकालना। ब्रैकेट में लिखता हूँ। ब्रैकेट में लिखता हूँ अपना मतलब निकालना। अब देखिए हम इसको वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए हम आपको बतला दें, इसको वाक्य प्रयोग करेंगे। नेता लोग आजकल केवल अपना ये भी लिख सकते हैं, नेता लोग आजकल केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं। देखिए ये हो गया, नेता लोग आजकल अपना उल्लू सीधा करते हैं। और इसको देखो थोड़ा, इसको और अच्छा कर देते हैं। नेता लोग आजकल केवल अपना उल्लू सीधा करने की देखिए ये थोड़ा और अच्छा हो गया। नेता लोग आजकल केवल अपना उल्लू सीधा करने की ताक में रहती हैं। अपना उल्लू सीधा करने यानी कि अपना मतलब निकालना, अपना मतलब निकालने की ही ताक में रहते हैं नेता लोग, हमेशा रहते हैं। तो ये था बेटा। देखिए अब मैं और भी आपको बतला सकता हूँ। देखिए मैं बतला रहा हूँ बेटा आपके लिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।